गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जो आपका जो भी अभ्यर्थीगण प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आपका जो 10 जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 10 जनवरी 2023 में सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का यह क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है, जो आपका मैथमेटिक्स पोर्शन है पेपर 1 के लिए। तो आज हम इस वीडियो में 30 इम्पोर्टेंस मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन क्या है, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 और 40 का एचसीएफ माइनस सबसे छोटी अवैध संख्या बराबर होगा। देखिए यहाँ पे 15 से 30 तक जो 5 के गुणज कितना है आपका, उसका योग बोल रहा है। 15 से 30 तक 5 के गुणज का योग। 15 से 30 तक में 5 का गुणज कौन कौन है? 15 है, फिर क्या है 20 है, फिर आपका कितना है 25 है, और फिर आपका 30। तो यहाँ से आपका ये दोनों क्या हो गया, इतना का योगफल पूछ रहा है। और फिर बोल रहा है आपका एचसीएफ ऑफ कितना, एचसीएफ ऑफ आपका 24 और 40 माइनस कितना, सबसे छोटी अवैध संख्या। सबसे छोटी अवैध संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो आप 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30, तो कितना हो जाएगा आपका, जोड़ने पर हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा 90। और आपका और प्लस फिर क्या है प्लस एचसीएफ ऑफ 24 और 40। तो 24 और 40 का एचसीएफ कितना है 8, और माइनस क्या, सबसे छोटी अवैध संख्या। सबसे छोटी अवैध संख्या कितना है 2। तो 90 और 8 कितना हो गया 98। 98 में 2 घटाएंगे तो 96। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 46। बहुत ही आसान था, 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए। 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल। तो 15 से 30 तक जो गुणज कितना है आपका 15, 20, 25 और 30। ये 15 और 30 के बीच का 5 का गुणज है, जो 5 का टेबल में नहीं 5 का गुणज मतलब का जो 5 से विभाजित हो। तो 15, 20, 25 और 30। तो कितना हो गया 4 को 15 से 30 तक में 5 का गुणज कितना है 4 को 15, 20, 25 और 30। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 90। और बोल रहा है कि 24 और 40 का एचसीएफ, 24 और 40 का योगफल। तो 24 और 40 का एचसीएफ कितना है 8। और फिर बोल रहा है माइनस सबसे छोटी अवैध संख्या। तो सबसे छोटी अवैध संख्या कितना 2। तो 90 प्लस 8 माइनस 2। तो 90 8 98 में 2 हो गया, कितना हो जाए 96। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर 6 प्लस 0.6 प्लस 0.06 प्लस 0.006 में क्या जोड़ा जाए जो 7 प्राप्त हो जाए। तो आप सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो आपका आप जोड़ेंगे 6 को जोड़ेंगे। देखिए 6 में जोड़ेंगे 0.6, तो 0.6, फिर यहाँ बैलेंस करने पे 0 देंगे। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 0.06, तो यहाँ पर भी एक 0 आएगा, फिर यहाँ पे 0, फिर आएगा आपका 0.006। तो इस तरह आपका कुल मिला के इतना हो जाता है आपका। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर 0। तो आगे आपका 6 दशमलव आ जाएगा 666। तो ये आपका सभी को जोड़ने पर आता है 6.66। अब इसमें बोल रहा है क्या जोड़ेंगे जो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो 7 आ जाएगा। तो आप यहाँ 7 में से घटा दीजिएगा। 7 में से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना घटाएंगे 6.666। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7। क्या जोड़ेंगे जो 7 आएगा, तो 7 में से घटा दीजिए 6.66 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर आ जाएगा 0.334। इसका आंसर हो जाएगा 0.334, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें बी में, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको अच्छा से लिख लीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा। 6 प्लस 0.6 प्लस 0.66 या फिर प्लस 0.6, सभी को आप जोड़ेंगे। 4 को जोड़ने पर आएगा आपका
कितना आ जाएगा 6.666 यानी 6.3 टाइम्स 6, तो उसमें से आपको क्या जोड़ेंगे जो 7 आएगा, तो 7 में से घटा दीजिएगा 6.6 टाइम्स 6, तो 3 टाइम्स 6, तो आप आ जाएगा 0.34, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.34, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जितना आएगा उतना उसको घटा देंगे 7 से, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 20। चलिए अगला प्रश्न आपका अब 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है, तो यदि अगली 2 सम संख्या भी उसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा। 5 क्रमागत सम संख्या, तो आप मान लीजिए 60 को आप 60 को भाग करेंगे किससे, पाई से, कितना आ जाएगा 12 5 60, तो 12 आगे एवरेज आपके आगे 12, तो 12 के आगे आपका और 2 को जोड़ना है, तो एवरेज आ गया 12, तो बीच में 12 हो गया, तो इधर कितना हो गया, इधर हो जाएगा सम संख्या बोल रहा है 10 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा ये ऐसा हो जाएगा इस तरह से, फिर आपका अगला क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, आपका 16, ये आपका दिया हुआ है। कहने मतलब 5 लगातार सम संख्याओं का योग 60 है, तो 8 + 18 8 + 10 + 12 + 14 + 16, तो आगे और दो को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 16 के बाद 18 और प्लस 20, तो इस तरह से आपका जो उत्तर हो जाएगा आपका 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98, क्योंकि आपका 60 तो पहले था, इसका आंसर कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, पहले आपका 60 था, 60 में से 2 और जुट जाएगा, कितना जुटेगा पहले तो 16 तक था, 16 तक था, 2 को और सम संख्या जोड़ेंगे तो 16 कितना हो गया 18, और फिर क्या हो गया 20, तो आप 60 + 18 + 20 कितना हो गया 98, तो इसका आंसर हो गया 98 हो जाएगा। आसान था, आपको नहीं पता कि कौन संख्या है, तो 60 एवरेज दिया 60 को पाई से भाग कर कितना आ गया 12, तो मिडिल कितना एवरेज कितना निकला 12, एवरेज कितना निकल गया 12, तो औसत निकल गया 12, तो 2 संख्या पीछे और 2 संख्या आगे, 12 के पीछे क्या 12 से नीचे 10 और 8, और 12 से आगे क्या होगा 14 और 16, यहाँ तक का योग था 60, और 2 संख्या बढ़ा दिया तो कौन बढ़ेगा 16 के बाद कौन बढ़ेगा 20, 18, 16 के बाद 18 और 20, तो इस तरह से आपका 60 + 18 + 20 हो गया 98, ऑप्शन नंबर जो है किस में है डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है, यदि अगली 2 संख्या जोड़ देंगे, 60 में से कितना जोड़ देंगे अगली आपका जोड़ देंगे 18 और 20, तो आ जाएगा आंसर 98, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन आपका स्केल पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6 10 और 12 के पैकेटों में उपलब्ध है, यानी स्केल का पैकेट 6 रुपया और पेंसिल का पैकेट 10 रुपया और रबड़ का पैकेट 12 रुपये में उपलब्ध है, तो यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुएं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो जो है तो स्केल पेंसिल तथा रबड़ के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदना होगा, तो इसका सीधा सा है आपका 6 10 और 12, यानी 6 10 और 12 का लघुत्तम ले लेंगे, 6 10 और 12 इसका लघुत्तम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60 को आप 60 को भाग करें किससे 6 से, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, फिर 60 को भाग करें किससे 10 से, कितना हो जाएगा 6, फिर 60 को भाग करें किससे 12 से, कितना आ गया 5, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 6 5, 60 आया आपका, लघुत्तम कितना आया 6 10 12 का लघुत्तम कितना है 60 को 6 से भाग कितना आ गया 10, फिर 60 को फिर भाग करेंगे, फिर 60 को भाग करना किससे 10 से, कितना हो गया 6, फिर 60 को भाग करेंगे किससे 12 से, कितना हो गया 5, तो आपका आंसर कितना हो गया 10 6 5, 10 6 5, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे बनाएं, तो 6 और 10 और 12 का लघुत्तम निकालो, आ जाएगा आपका 60 को भाग करो किससे 10 से, कितना आ जाएगा 60 को भाग करो 6 से, कितना आ गया 10, और 60 को फिर 60 को यदि लघुत्तम 60 आया 6 10 12 का, तो 60 को 6 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, फिर 60 को फिर 10 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और 60 को 12 से भाग करेंगे तो 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बनाने का ये नियम है, आप उसको अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा समय लगाएंगे तो वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको बनाना है सीखना है, उसके बाद आप सभी समझदार हैं, सभी जानते ही हैं। चलिए शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम आने की पर उसकी माँ ने उसे 300 रुपया दिया, और उसने उस धनराशि में से 1/4 अपने भाई को दे दी, और बची हुई राशि जो है 1/3 अपनी छोटी बहन को दे दी, तो बची हुई धनराशि अपने पास रख लेते। शिवानी के पास कितनी धनराशि है, तो ये जो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, तो अब डिटेल बनाएंगे तो थोड़ा समय लगेगा, जल्दी देखो होगा क्या। अब 300 रुपया का देखिए हम पहले डिटेल में बता देते हैं।
300 रुपया का मतलब कितना है, 1/4 है, तो 1/4 कितना निकल गया आपका, निकल जाए आपका 75 रुपया। तो 75 रुपया जो क्या कर दिया वो 300 का 1/4 75 रुपया का, 75 रुपया किसको दे दिया, 75 रुपया किसको दे दिया, भाई को दे दिया। फिर जो 300 रुपया में 75 रुपया दे दिया तो बचा कितना, 75 रुपया माइनस कर देंगे, बचेगा उसके पास कितना 225 रुपया। और 225 रुपया का फिर बोल रहा है कि 1/3 जो है, 1/3 दे दिया किसको, छोटी बहन को दे दिया। तो 225 का 1/3 जब 1/3 निकालेंगे कितना, 1/3 तो कितना हो जाएगा, 1/3 निकालने पर हो जाएगा आपका 75 रुपया। क्या हो जाएगा 75 रुपया। फिर आप 225 में से 75 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 150 रुपया। ये आपका आंसर हो जाएगा 150 रुपया। आपका डिटेल हो गया। क्या करेंगे, 300 रुपया का जो 1/4 निकालेंगे तो निकलेगा 75 रुपया, और 300 में 75 घटा देंगे कितना आ गया 225 रुपया। और फिर 225 रुपया का 1/3 निकालेंगे तो आ जाएगा 75 रुपया। तो फिर फाइनली जो 100 देखिए 300 में आपका 1/4 घटा देंगे तो 1/4 कितना होता है 75 रुपया, तो आया कितना 225 रुपया। और 225 का फिर 1/3 होता है आपका 75 रुपया। फिर 225 में फिर 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 150 रुपया। आंसर तब 150 रुपया हो गया। लेकिन आपका ये डिटेल हो गया। इसको हम थोड़ा ट्रिक कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 300 रुपया का 1/4 मतलब क्या हो गया 1/4, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे क्या होगा, 4 में से 1 जाएगा कितना हो 3/4, तो 3/4 से गुना कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल 1/3 होता है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 100, फिर 100 को 4 से काटेंगे कितना हो गया 25, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 25 छक्के, 25 छक्के कितना हो गया 150, 25 छक्के कितना हो गया 150। इस तरह से बना लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 150। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आसान था, कैसे बनाएंगे, 300 रुपया का 1/4, 1/4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 3/4। फिर क्या होगा 1/3, 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3, तो कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा, इधर हो गया 100, फिर 4 से कटाएंगे तो 25, और 25 छक्के 150, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपका जो लिस्ट दिया हुआ आपका, राघव निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है और मूल्य तथा वांछित मात्राएं दिया है। दूध 50 रुपये प्रति केजी 1 किलो खरीदना चाहता है। दही 80 रुपये प्रति केजी है तो 250 ग्राम खरीदना चाहता है। आम 60 रुपये प्रति केजी है तो 1.5 केजी खरीदना चाहता है। केवल 4 रुपया पर केला है तो आधा दर्जन खरीदना चाहता है। इस तरह से वो क्या क्या वो कर सकता है। तो इस तरह से जो आपका इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। इस तरह से इसका जो आंसर होगा आपका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उसके पास पर्याप्त धनराशि जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता है। देखिए हो गया क्या, यानी आप दूध जो आपका 50 रुपया है तो 1 लीटर खरीदेगा तो कितना लगेगा 50 रुपया। फिर आपका दही है आपका 80 रुपये किलो और 250 ग्राम खरीदेगा 20 रुपये का दही हो जाएगा। फिर आपका आम है कितना 60 रुपये किलो और 1.5 किलो खरीदेगा कितना होगा 90 रुपये का आम खरीदेगा। फिर आपका केला है आपका 4 रुपया पर केला तो आधा दर्जन मतलब 6 केला का 24 के 24 रुपये। इस तरह से उसका जो कुल पैसा हो गया 184 रुपये, 184 रुपया उसका खर्च हो गया। जबकि उसके पास पैसा कितना 190 रुपया, 190 रुपया। तो 190 रुपये में 184 रुपया घटा देंगे कितना बचेगा 6 रुपया। 6 रुपया उसके पास बच जाता है एक्स्ट्रा, तो 6 रुपया एक्स्ट्रा बच जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। ए नंबर आपका दिया है कि वह उसके पास अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए यथार्थ धनराशि नहीं, 6 रुपया अधिक है, ये तो क्या गलत हो गया। फिर बी नंबर बोला उसके पास 6 रुपया कम पड़ गया, नहीं 6 रुपया कम नहीं पड़ा, 6 रुपया अधिक पड़ा, इसलिए बी भी गलत हो गया। सी नंबर है उसके पास पर्याप्त धनराशि जिससे वह 75 ग्राम दही और खरीद सकता था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। सी नंबर क्या है सही है। और देखिए 4 नंबर डी नंबर ऑप्शन है उसके पास 4 रुपया शेष बचे हैं, गलत बात है। 4 रुपया नहीं बचा हुआ, 6 रुपया बचा हुआ। अब देखिए अब 6 रुपये में 75 ग्राम दही कैसे खरीद लेगा। देखिए आपका दही का दाम कितना है, दही का दाम आपका है 80 रुपये किलो, कितना है 80 रुपये किलो, और 75 ग्राम खरीदेगा कितना हो गया, ग्राम को केजी को ग्राम बनाएंगे क्या होगा 1000 रुपया, 1000 से भाग करेंगे और आपका क्या 75 ग्राम दही का 75 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो गया। इसको आप कैंसिल कर देंगे कितना हो जाएगा 0 का 0, और इस 4 से कटाएंगे तो 4 दूनी 8 इधर हो गया,
25 और 25 दिया 75, तो इस तरह से कितना होगा 3 दूना 6, तो आपका 6 रुपये आ गया। तो कहने मतलब जो 6 रुपये उसके बाद शेष जो बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 6 रुपये। 6 रुपये में 75 ग्राम दही खरीद सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 184 रुपया खर्च हुआ और कुल उसके पास उसकी माँ उसको दिया था 190 रुपया, तो 6 रुपया उसका बच रहता है और 6 रुपये में जो हुआ 75 ग्राम दही खरीद सकता है और एक्स्ट्रा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा प्रश्न था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपका 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? 3 समकोण बराबर, ठीक है 9 3 27, एक समकोण में 90 डिग्री होता है, 3 समकोण में 9 3 27, ये क्या है? गलत है। फिर यह 3.5 समकोण, 3.5 समकोण मतलब 9 3 27 और 9 3 27, 3 समकोण में 9 3 27 और प्लस आधा समकोण मतलब 45, तो कितना हो गया 9 3 27 270 और प्लस 45, तो आपका हो गया आपका कितना हो गया 315, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 का सही हो जाएगा। 3.5 समकोण का मतलब हो गया 315 डिग्री, क्योंकि 3 समकोण में 9 3 27 होता है 270 और फिर 45, तो कितना होगा 315, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए क्योंकि 3 समकोण में 300 समकोण में 300 नहीं होता, ये तो गलत है। और 2 समकोण 190 डिग्री ये भी गलत है। 2.5 समकोण में 215 ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या है 20 का सही हो जाएगा। 3.5 का मतलब हो गया 315 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। एक समकोण में 90 डिग्री होता है, तो 3 समकोण में 9 3 27 270 और आधा समकोण मतलब 45, तो 270 और 45 315 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ नहीं है, नहीं बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो 38 नंबर है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी। देखिए यहाँ पे समकोण का मतलब होता है जो बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा कितना है 6 का वर्ग कितना 36 और बराबर कितना है 4 का 64 16 और 5 का 25, तो ये दोनों क्या है दोनों योग के बराबर नहीं, इधर 36 हो गया इधर कितना हो गया 41 जो कि बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो नहीं है और बाकी तो हो जाएगा। 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो जितना होगा वो 15 और 8 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कीजिएगा और एक तरफ 10 का स्क्वायर और इधर क्या 8 और 6 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का 64 और 36 क्या हो गया 100 हो गया। इसमें 13 का स्क्वायर कितना 169 और 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर दोनों बराबर हो जाएगा। एक तरफ नहीं कर्ण का इसका जो होता है कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 13 का 169 होता है और 12 का स्क्वायर और 13 का 5 का स्क्वायर 12 के 144 और 5 के 125 दोनों मिला के 169 हो जाएगा, ये सही है। और आपका 10 का स्क्वायर 100 और इधर 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36 64 और 36 कितना हो गया 100, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका 17 का 289 होता है और 8 का 64 और इधर 15 का 225 दोनों 225 और 64 कितना होता है 289, तो ए बी सी ये इस तरह का भुजा से आपका समकोण त्रिभुज बनाया जा सकता है, जबकि सी नंबर से नहीं बनाएगा, क्योंकि ये आपका यहाँ पे ये वाला जो सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह सूत्र यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका है 4 5 और 6 इस भुजा से समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है, जबकि यहाँ पर है 17 का वर्ग के वर्ग जो है 8 का वर्ग और 15 के वर्ग के बराबर है, 10 का वर्ग 8 और 6 के वर्ग के बराबर है, 13 का वर्ग 12 और 5 के वर्ग के बराबर है योग के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका है इस तरह का भुजा से त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज का मतलब होता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ऐसा होता है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, इस तरह का भुजा से समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर क्वेश्चन आपका है अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सम्मिलित होती है, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रख लेंगे याद कर लेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सम्मिति होती है, तो आपका 7 हो जाएगा 39 का सी 7। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार शीट के सभी कोनों से 3 सीएम भुजा के वर्ग काट लिया जाए तो इस प्रकार से बनी जो बची शेष का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे एक आयत है, आयत का लंबाई कितना है आपका 12 है, चौड़ाई कितना है 8, और यहाँ पे प्रत्येक कोना में क्या एक जो है वो क्या काट लेता है वर्ग वो काट लेता है 3 सेंटीमीटर वाला, तो 3 सेंटीमीटर वर्ग काट लेता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 12 8 96 कितना हो जाएगा 12 8 96, लंबाई 12 है चौड़ाई कितना है
8, तो 12 कितना हो गया 96। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 96। और चार गो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है वर्ग है, तो 4 गो वर्ग होगा, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, तो 4 गो वर्ग है तो क्या होगा 4 से गुना होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुना भुजा, तो 3 गुना 3 कितना हो गया 96 में घटेगा कितना 3 3 9 चुके 36, 96 माइनस 36 कितना हो गया 60, आंसर हो जाएगा 60। तो क्या हो जाएगा कैसे बनाए। आयत का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है कि जो बचा हुआ शेषफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 96, 12 8 96, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, तो भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 गुना 3 क्या हो गया 9 सेंटीमीटर उसका भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल 9। और इस तरह का 4 गो कोना है, 4 गो कोना में 4 गो वर्ग काट के निकाला गया, तो 4 को हो गया 4 9 चुके 36, तो 96 36 कट गया कितना घटा देंगे कितना बचेगा 60, तो बचा हुआ शेष का क्षेत्रफल कितना बचा 60, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। 60 जिसमें होगा वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब 41 नंबर क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 पर चलती है और स्टेशन पी उसी दिन जो है वो 21:30 पहुंचती है, और दूसरी रेलगाड़ी क्यू जो है स्टेशन ए से 19:10 और चलती है और अगले दिन फिर 10:50 वो स्टेशन बी पहुंचती है, तो किस रेलगाड़ी की ने अधिक समय लिया और कितना समय लिया। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यू जो अधिक समय लिया कितना 50, क्यू रेलगाड़ी अधिक समय लिया और वो कितना 50 मिनट, कितना 50 मिनट, क्योंकि पी रेलगाड़ी जो है आपका 6:40 से चला और 21:30 में पहुंचा, तो पी रेलगाड़ी जो आपका समय ले लिया कितना 14 घंटा 50 मिनट, 14 घंटा 50 मिनट ले लिया। और क्यू रेलगाड़ी कितना ले लिया 10:50 सॉरी 19:10 में चला और 10:50 पहुंचा, तो क्यू रेलगाड़ी ले लिया आपका 15 घंटा 40 मिनट। तो ये दोनों क्या हो गया 14 घंटा 50 मिनट लिया पी और क्यू ले लिया 15 घंटा 40 मिनट। तो पी से अधिक लिया कौन क्यू, कितना मिनट लिया 50 मिनट, तो आप घटा देंगे तो आ जाएगा 50 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यू जो है वह समय लिया 14 घंटा 50 मिनट और पी कितना लिया सॉरी हाँ पी लिया 14 घंटा 50 मिनट और क्यू लिया आपका 15 घंटा 40 मिनट। तो क्यू ज़्यादा समय लिया तो कितना लिया 50 मिनट, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्यू अधिक समय लिया 50 मिनट। चलिए तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 41 मिनट का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्यू जो है 50 मिनट अधिक लिया पी से। चलिए अब आपका अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है, तो वह उसके प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है, तो वह एक सप्ताह में उस पथ पर कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यह जो आपका क्या है 400 मीटर का हुआ क्या है पार्क है, 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ है, वृत्त के आकार का है, तो परिमाप कितना होगा 400 और वह 3 चक्कर लगाता है, 4 × 12 चक्कर, तो क्या हो गया 4 × 12 को 400 को गुना किया 3 से कितना हो गया 1200 मीटर क्या हो गया 1200 मीटर क्या हो गया, मतलब वो देखिए 400 मीटर का वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है और 3 चक्कर लगाता है, मतलब 1200 मीटर हो गया। और इसको किलोमीटर बनाएंगे कितना हो जाएगा, किलोमीटर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 से भाग करेंगे तो बन जाएगा कितना किलोमीटर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 0 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर एक दिन में चला, वो 7 सप्ताह तक वो एक सप्ताह में वो पथ उस पथ पर कितनी दूरी तय करेगा, तो 1.4 किलोमीटर हुआ, 1.2 किलोमीटर हुआ एक दिन में, क्योंकि 400 मीटर गुना 2 3 400 मीटर गुना 3 कितना होगा 4 × 12 1200 मीटर हो गया, 1200 मीटर को किलोमीटर बनाने कितना होगा 1.2 किलोमीटर, उसको एक सप्ताह तक उस पथ पर चला, तो 7 से गुना कर दे कितना होगा 12 84 कितना हो गया 1284 किलोमीटर, 1284 मतलब 8.4 क्योंकि 1.2 किलोमीटर है ना। एक दिन में 1 किलोमीटर 1.2 किलोमीटर चला, तो 7 दिन में कितना चलेगा 8.4 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आप आसान से बना लेंगे। आपका हो गया 8.4। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं 400 गुना 3 गुना फिर 7/100, क्योंकि 400 मीटर चला और इधर कितना हो गया 3 चक्कर एक दिन चलता है, फिर 7 दिन चलना है, 7 से गुना हो गया 1000 से भाग कर दे, क्योंकि किलोमीटर बनाना है। तो इस तरह से आपका 2 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, फिर आपका
इधर 10 का टेबल में 40 कितना बार में, 4 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी, 1 जीरो बचेगा, 1 जीरो यहाँ नहीं कटेगा ना, 1 जीरो यहाँ पे बचेगा क्योंकि 2 जीरो कट गया था यहाँ पे, तो यहाँ 4 बचा हुआ था, कितना बचा हुआ 4, तो 4 4 तो आपको कितना हो गया 7 या 21 21 चुके 21 चुके 84, 84 को भाग कर दे कितना 10 से, कितना हो गया 8.4, तो आपका आंसर हो गया 8.4। तो इस तरह का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप जैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं, आप जिस तरह समझ पाते हैं आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, यह पैटर्न को आगे दिखाना, एक 1A1 4V8 9C 27, फिर क्या है 16D 64, तो इसके बाद क्या होगा, देखिए एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर क्या 4 का स्क्वायर, इधर 5 का स्क्वायर, 5 का कितना 25, एक इधर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसमें देखिए ये आपका 1 का स्क्वायर है, इधर क्या है 2 का स्क्वायर है, और इधर 2 का क्यूब, 1 का स्क्वायर और एक का स्क्वायर और 1 का क्यूब, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्यूब भी 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर कितना 4 और 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, फिर 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64, अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 5 का क्यूब, तो ABCD, तो डी के बाद क्या ई, 5 का स्क्वायर 25 और इधर हो गया आपका ई, और 5 का क्यूब 125, तो किसमें है ऑप्शन नंबर क्या है सी, इसका हो जाएगा सही। क्या किए, एक का बाएं में ABC ऐसे है ABCD, तो इसके बाद यहाँ पे ई होगा, चलिए ई होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का क्यूब 1, तो इस तरह का आपका यहाँ पर क्या है 4 के बाद 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पैटर्न है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर, एक विद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया, और प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गानों ABCD को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया है, जिनके लिए वृत्त के केंद्र पर क्रमशः 120 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री के कोण बनते हैं। तो कितने विद्यार्थियों ने समूह गान V के लिए मत दिया। कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी केवल एक ही समूह गान के लिए मत दिया हो। तो देखिए यह जो आपका 500, तो आपको किसमें किसका पूछ रहा है, समूह बी के लिए। समूह बी कितना है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री हो गया समूह बी, और वृत्त चार्ट का कितना होता है पाई चार्ट में जो होता है 360 डिग्री, और कितना था 540, तो इसको गुना कर दो 540 से, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 0 का 0 कैंसिल हो गया आपका। इधर फिर 18 का टेबल में 2 बार में कटेगा 36, 18 का टेबल में 54 कटेगा 3 बार में, 18 तिया 54, फिर आपका 2 है तो 2 का टेबल में 8 कटेगा 4 बार में, तो 4 तिया कितना हो गया 12, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, और आपका यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर क्या है 1 जीरो है, तो कितना हो गया 4 तिया 12 मतलब 120 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कैसे बनाएं, 540 विद्यार्थी है, ABCD को एक पाई चार्ट के रूप में निरूपित किया गया है, तो एक के लिए कितना हो गया 120, बी के लिए 80 हो जाएगा, सी के लिए हो जाएगा 70 और डी के लिए 90 डिग्री। तो इस तरह से बी का ही पूछ रहा है, तो बी का पूछ रहा है तो बी हो गया 80 डिग्री, और टोटल कितना होता है पाई चार्ट में कितना कुल कितना 360 डिग्री, अब भाग कर दिए और गुना कर दिए 540 से, इस तरह से आप कैंसिल कीजिएगा। तो 0 0 36 का टेबल में 36 जो 18 के टेबल में 2 बार में कटेगा, 18 के टेबल में 54 कटेगा 3 बार में, और इधर 0, अब फिर 2 कटेगा 8 का टेबल में 4 बार में, और 4 तिया 12 और इधर 0, तो 120 हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जो बी समूह में जो मत पड़ा कितना पड़ा 120 मत, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। यहाँ पे इस तरह का जो कंडीशन है आपका, ये क्वेश्चन, तालिका में 4 मित्र के लिए अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दिया गया, योगेश 72, इस तरह का आपका जो देख पा रहे हैं इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो इसका जो 45 नंबर आपका इसका 45 नंबर का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, इसमें कौन सा सही है। तो देखिए
तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। बी नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। देखिए देविका कितना है, यहाँ पे देविका लास्ट में है, 73 और 76। 73 और 76 कितना हो जाएगा, 73 और 76 हो जाएगा आपका 6 3 9 और 7 7 14, 149, जो कि 149 किसी में नहीं है। क्योंकि अब देखिए पहला ऑप्शन गलत क्यों हो गया, जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम है, नहीं, जोसेफ को 72 है, जो कि उससे ज़्यादा भी 75 है, तो ये तो गलत हो गया। और अंग्रेजी में बोल रहा है, गणित में बोल रहा है न्यूनतम, गणित में 64 है, जोसेफ को 68, जो कि 64 उसका न्यूनतम, तो ऑप्शन नंबर ए क्या गलत है। इस तरह का आपका सी भी गलत है। विनीता को अंग्रेजी और विनीता को अंग्रेजी और गणित में दोनों में अधिकतम है, गलत बात बोला। देखिए विनीता को अंग्रेजी में 69 है, जो कि इधर आपका अंग्रेजी में बहुत उससे आगे दूसरे का भी है, और गणित में बोल रहा है अधिकतम है, तो गणित में देखिए विनीता का कितना 79, जो कि उससे भी, तो गणित में है अधिकतम लेकिन सभी में नहीं है ना, इसलिए ये भी क्या है, वो इस तरह से जितना भी कंडीशन लिखा हुआ है वो क्या है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका सही है, क्योंकि 149 दोनों मिला के है, जो कि किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आपका, अब ये सब क्या गणित का पेडागोजी है। अब 36 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन आपका, गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है, गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है तो किसके द्वारा, निगमन विधि द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जाता है निगमन द्वारा, चलिए निगमन विधि द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो 47 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, गुणन सारणी, जिसको पहाड़े बोलते हैं, एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि वे अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, ये सब पेडागोजी, इसमें बहुत कुछ करना नहीं, बस एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन द्वारा सिद्धांत के बारे में नहीं है, वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में कौन नहीं है, तो जो है 48 का ए हो जाएगा, स्तर आयु पर निर्भर, ऑप्शन नंबर ए वैन हेले, तो इसका जो आंसर होगा आपका वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है, तो स्तर आयु पर निर्भर है, ये आपका सही नहीं है, जबकि आपका स्तर विकासात्मक यह सही है, स्तर अनुक्रमिक है यह भी सही है, स्तर ज्यामिति में मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर चलते हैं यह भी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन है, ए सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 48 का ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है, तो इसका जो सही होगा 49 का बी हो जाएगा आपका, सॉरी ये तो वैकल्पिक है ना, बी का मतलब हो गया आपका 49 का केवल बी, बी का मतलब क्या हो, केवल बी मतलब वही हो गया आपका जो आपका यहाँ पे बोल रहा है, केवल बी मतलब नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जो कि ए क्या है, ए और बी सी सब क्या है, सब गलत है, स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट सी गलत है, स्टेटमेंट क्या है, बी गलत सही है, केवल बी नए विकसित गणितीय कौशलों के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, केवल बी। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समझ ए में समझ बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समझ बी में समझ सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, तो समझ ए में समझ सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होगी। निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा मापन के कौन से सिद्धांत को उपार्जित करने की संभावना दिख रही है, तो 50 का हो जाएगा आपका डी इसका सही हो जाएगा, संक्रमिता, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, संक्रमिता, 50 का डी क्या हो जाएगा, संक्रमिता। चलिए अगला प्रश्न आपका 51, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है, क्योंकि
इसका जो आंसर क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है, क्योंकि जो आंसर होगा 51 का सी हो जाएगा इसका। प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है, क्योंकि प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 51 का सी। अब अगला प्रश्न है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आपका है, कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्ला ने विभिन्न वस्तुएं सामग्रियों जैसे पेंसिलें, गेंदें, ट्रॉफियां इत्यादि का उपयोग किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस युक्ति का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। संख्याओं जो कि एक निराकार संप्रत्यय है के संप्रतीयकरण हेतु साकार या मूर्त उदाहरण वांछनीय है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका, संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं। संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं, क्या होते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 54 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में क्या जरूरी होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में जो है क्या होना चाहिए? तो गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप जरूरी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षा में विभिन्न, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि इधर आपका ऑप्शन दिख जाएगा। शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके पढ़े तो उसके बाद में आंसर लेके आ जाएंगे ऑप्शन में। शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितकारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। तो क्या है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 55 का सी हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने एवं पाठ्यचर्या के विकास में ये गलत है। एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण सूचना देना, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आपका सामान्य एवं व्यक्तिगत अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करें, ये आपका क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए अगला प्रश्न आपका है 56 नंबर क्वेश्चन आपका है, गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है 4.78 बड़ा है 4.9 से, फिर बोल रहा 7.26 बड़ा है 7-3 से। तो इस तरह का जो लिखा हुआ है, तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कारण त्रुटि का क्या है? तो इसका जो त्रुटि का जो कारण क्या हो जाएगा? 56 का सी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अति व्यापीकरण कर लिया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। गणित की कक्षा में एक बच्चा जो है 4.78 बड़ा है 4.9 से, 7.26 बड़ा है 7-3 से। इस तरह का जो बच्चा त्रुटि कर रहा है, तो इसमें सही इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकीय गण संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अति व्यापीकरण कर लिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 57 नंबर क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गतिविधियों के माध्यम से गणितीय परीक्षणों पर, ऑप्शन नंबर सी
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 58 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। क्या बोल रहा है? सही नहीं है। क्या है? सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? तो आपका निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, यह सही नहीं है। बाकी आपका क्या है? यह तार्किक विवेचन पर आधारित है, यह सही है। इसकी अपनी विशिष्ट भाषा या और चिन्ह, यह भी सही है। यह प्रकृति में अमूर्त, यह भी सही है। तो कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपकी गलत है उसी को आपको नहीं पूछा है, तो आपको नहीं ही बताना था। तो गणित की प्रकृति के बारे में जो है अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, यह आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और 2 क्वेश्चन है, ये सभी पेडागोजी है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके आप याद कर लेंगे। चलिए आप 59 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं संकलन कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। तो यह इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं संकलन निहित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं संकलन कौशल के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। तो कौन सही है? तो आपका क्या है? सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं के हल में अनुमान एवं संकलन निहित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है आपका डी नंबर, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रहता है। चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा? सबसे कम उपयुक्त क्या होगा आपका? आपका ऑप्शन नंबर बी, भिन्न सिखाने के लिए जो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, यह क्या होगा? सबसे कम उपयुक्त विधि है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि भिन्नों के कारण आपका चित्र निरूपण करना, उपयोग करना, यह भी सही यानी सबसे कम जो उपयुक्त है आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। परिभाषाओं के उपयोग से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए इस तरह से आपका 30 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन था, जो सीटेट जो पेपर 1 के लिए जो मैथमेटिक्स पोर्शन होता है इसका जो प्रीवियस ईयर से लिया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट सेट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।